अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, ये बात हम जानते हैं कि जो मैटर है वो एक्चुअली बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। और ये जो एटम्स का स्ट्रक्चर है और जो एटम की अरेंजमेंट है, बेसिकली यही डिसाइड करते हैं कि एक वायर से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, तो उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, ये बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो डिसाइड करती है कि सिलिकॉन से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर क्यों पास होता है। और इसी तरीके से एक मेटल से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जबकि कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक कर देता है। सो आज का जो हमारा लेक्चर है, हम ये रीज़न जानेंगे कि किस वजह से जो है वो कोई मटेरियल कंडक्शन करता है, कोई मटेरियल कंडक्शन नहीं करता। और उसके लिए ज़रूरी है आपको एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट समझना। तो सबसे पहले आपने एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट समझना है कि एनर्जी बैंड किसे कहते हैं। देखिए, जब आइसोलेटेड एटम्स यानी कि जो अलग थलग एटम्स होते हैं वो करीब करीब आते हैं और मिलकर एक सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं, यानी वैसे तो एटम्स अगर अलग अलग हैं तो आइसोलेटेड एटम्स कहलाते हैं, लेकिन जब वो मिलकर एक सॉलिड बनाते हैं ना, तो जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन नेबरिंग एटम्स, जो दो पड़ोस में करीब करीब एटम्स आ गए, तो एक दूसरे के साथ जो वो इंटरेक्ट करते हैं, यकीनन अट्रैक्शन होती है बराबर वाले न्यूक्लियस की, ठीक है, या बराबर वाले न्यूक्लियस बराबर वाले एटम के इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन भी हो सकती है। सो इस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स होते हैं बेसिकली वो स्प्लिट करते हैं और ओवरलैप कर जाते हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस एक फिक्स्ड पाथ के अंदर, बेसिकली वो स्प्लिट हो जाता है और ओवरलैप हो जाता है, और नतीजे में बन जाते हैं कंटिन्यूस एनर्जी बैंड। सही है, मैं दोबारा रिपीट करूं, जब भी एटम्स आपस में कंबाइन होकर सॉलिड सब्सटेंस बनाते हैं तो नेबरिंग एटम के इंटरेक्शन की वजह से जो एनर्जी लेवल्स होते हैं बेसिकली वो स्प्लिट हो जाते हैं और फैल जाते हैं। फैलने के बाद उन्हें कहते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको और क्लियरली समझाता हूँ। देखो, जनरली ऐसे होता है कि अगर एक आइसोलेटेड एटम है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस, और ये जो रास्ता होता है ना जिसमें रिवॉल्व करता है, बेसिकली ये बड़ा एक पतला सा रास्ता होता है, एक थिन रास्ता होता है, और उस थिन रास्ते के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस। बट अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, एन शेल होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, उनका जो रास्ता होता है ना वो फिक्स्ड होता है। ये एक पतली सी लकीर है, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस इन्होंने इसी लकीर में जो है वो रिवॉल्व करना है। इन्हें कहते हैं एनर्जी लेवल। एक ऊपर नीचे नहीं जा सकते विदाउट एनर्जी के, और दरमियान में भी नहीं रह सकते, इनको सिर्फ इसी रास्ते को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने आपको बात समझाई कि एनर्जी बैंड कब बनेगा, भाई अब देखो बहुत सारे जो है वो न्यूक्लियाई हैं, बहुत सारे एटम जो है वो आपस में क्लोज हो गए। तो अभी क्या था, अगर एक ही न्यूक्लियस था तो एक जो इलेक्ट्रॉन था वो सिर्फ इस न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस क्लोज आ गए तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि बेसिकली इस एटम के हैं वो दूसरे न्यूक्लियस के साथ भी अट्रैक्ट होने लगते हैं। सही है, यानी कि जो अट्रैक्शन पावर है इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है। तो नतीजे में क्या होता है कि ये जो इनका पतला सा रास्ता होता है बेसिकली, जो कि हमें इतना पतला सा नज़र आएगा जूम करके देखने पर कि उन्होंने इसी को फॉलो करना है, तो दूसरों की अट्रैक्शन की वजह से ये रास्ते थोड़े से फैल जाते हैं। यानी कि आप ये समझो कि अब इलेक्ट्रॉन इन पतले से रास्तों पर ट्रैवल नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है। जो इस ऑर्बिट में था अब वो इतने चौड़े से रास्ते पर हो सकता है। जो एम शेल में था बेसिकली वो इधर भी रिजाइड कर सकता है, इधर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि कभी क्या होगा, इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन काम कर रही होगी सिर्फ तो यहीं पर ही रहेगा, बराबर वाले न्यूक्लियस की अट्रैक्शन काम कर रही होगी तो थोड़ा सा नीचे को भी आ जाएगा, और अगर दूसरे वाले न्यूक्लियस की अट्रैक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन हो सकती है, तो बिल्कुल ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो नतीजे में होता यह है कि इलेक्ट्रॉन का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल पतला सा नहीं रहता जिसे हम ऑर्बिट कहते थे, बल्कि वो जो रास्ता है जिस पर इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है, फॉलो कर सकता है, वो थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, फैल जाता है, और फैलने के बाद उनको कहते हैं एनर्जी बैंड। पहले हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे एनर्जी लेवल, और अब हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे एनर्जी बैंड। और बैंड को पता है उर्दू में क्या कहते हैं? बैंड को उर्दू में कहते हैं पट्टी।
अब पट्टी आपको पता है थोड़ी सी चौड़ी होती है, धागा जैसे होगा ना, तो एनर्जी लेवल जो है वो धागा है, और जो पट्टी है बेसिकली वो एनर्जी बैंड हो गया, जो कि अच्छा खासा चौड़ा होता है एज कम्पेयर टू एनर्जी लेवल। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये जो चौड़े से रास्ते हैं, क्योंकि बराबर वाले न्यूक्लियस की इंटरेक्शन हो जाता है, तो इस वजह से रास्ते थोड़े से चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन इस पूरे रास्ते में कहीं पर भी रिजाइड कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं, कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं। सो ये बन जाते हैं एनर्जी लेवल के बजाय एनर्जी बैंड। अब अगर एनर्जी बैंड की बात करें तो मेनली आप देखेंगे इस तरीके से चौड़े से रास्ते बन जाते हैं। अब एनर्जी बैंड के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है, लेट से आपको एक लोअर एनर्जी लेवल नज़र आ रहा है, यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। और जो ऊपर वाला एक लेवल होता है ना इनसे, ये आखिरी लेवल है, ये जो है ना ये आखिरी लेवल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और एटम के साथ अट्रैक्टेड रहते हैं। ऊपर जो है वो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिनको कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। सही है, ऊपर जो है वो एम्प्टी स्पेसेस हैं जिनको इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। बिल्कुल जैसे आपने स्टेडियम देखा होगा ना, स्टेडियम में एक लेवल होता है, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और ऊपर समझ लो सीटें खाली हैं, तो ये ऊपर भी जा सकते हैं। और दरवाज़ा फॉर एग्जांपल इनके ट्रैवल करने का सिर्फ ऊपर ही मौजूद है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना नीचे, ये तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है, लेकिन जो ऊपर वाली खाली जगह है वहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है तो फिर वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से थोड़ा सा बाहर चला जाता है और फिर वो कंडक्शन में पार्ट ले सकता है, यानी कि थ्रू आउट मूव कर सकता है किसी भी वायर में या मटेरियल में। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मौजूद होते हैं ये न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है, बॉन्ड बना सकते हैं बट मूव नहीं कर सकते। बट अगर इनको एनर्जी मिलती है और ये मूव कर जाते हैं इस एनर्जी बैंड से इस एनर्जी बैंड की तरफ, लोअर एनर्जी बैंड से अपर एनर्जी बैंड की तरफ, तो ये फिर कंडक्शन में पार्ट लेते हैं। ठीक है, कंडक्शन में पार्ट लेने का मतलब मिसाल के तौर पे अगर मैंने इसी को ज्वाइन किया हुआ है किसी बैटरी के साथ, तो ये आ गया बैटरी का लेट से पॉजिटिव टर्मिनल और ये आ गया नेगेटिव टर्मिनल। तो आपको पता है नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है और पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को भेज देते हैं, देखो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव की रिपल्जन की वजह से इन खाली जगहों को घेरते 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 आगे मूव करेगा टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो कंडक्शन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल इस तरीके से हो रही है जैसे कि ट्रैफिक जैम के अंदर हुई थी ना। ट्रैफिक जैम में आपने देखा है गाड़ियाँ कैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती हैं, एक गाड़ी आगे बढ़ती है, खाली जगह बचती है, फिर पीछे वाली गाड़ी आगे आती है। तकरीबन इसी तरीके से ये खाली जगह को इस तरीके से ऑक्यूपाई करते हैं और कंडक्शन में पार्ट लेते हैं, यानी कि जब भी हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। सो ये जो एनर्जी बैंड है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड होते हैं, इनके और ऊपर वाला जो एनर्जी बैंड है जहाँ पर कंडक्शन में पार्ट लेते हैं, दरमियान में एक और गैप भी पाया जाता है और ये जो गैप है इसे कहते हैं फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ लाए कर सकता है नीचे, या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, यहाँ पर नहीं रह सकता। समझ लो सीटें ही नहीं है भाई, नीचे तो इलेक्ट्रॉन के लिए जगह थी, इलेक्ट्रॉन ने जगह घेरी हुई है, ऊपर भी खाली जगह है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर तो जा सकता है, यहाँ भी रह सकता है, लेकिन दरमियान में एक जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं रह सकता, यहाँ पे उसका रहना मना है। एक्चुअली देखा जाए तो फॉरबिडन है, इस वजह से इस बैंड को क्या नाम दिया गया, फॉरबिडन बैंड, या हम इसको फॉरबिडन गैप भी कह सकते हैं, एनर्जी गैप भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिजाइड नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने सीढ़ियाँ देखी हैं, सीढ़ियों के अंदर जो है ना पायदान होते हैं इस तरीके से 1 2 3 4। अब अगर मिसाल के तौर पे ये एक पायदान जो है मिसाल के तौर पे 10 सेंटीमीटर पर है, तो अब आप नोटिस ये करोगे कि आपके दोनों पैर या तो 10 सेंटीमीटर पर होंगे, या तो 20 वाले पर होंगे, या तो 30 वाले पर होंगे, या तो 40 वाले पर होंगे। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स बोले कि भाई मेरे दोनों पैर ज़मीन से 15 सेंटीमीटर ऊपर है? कोई बोले तो आप उसकी बात मानोगे? कैसे हो सकता है भाई, हवा में पैर कैसे हो सकता है? या तो वो 10 सेंटीमीटर पर रह सकता है या तो वो 20 सेंटीमीटर पर रह सकता है, दरमियान में तो रह ही नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन या तो इस जगह पे पाए जाते हैं जिसका नाम मैं अभी बताने वाला हूँ, इधर मौजूद नहीं रह सकते, पॉसिबल ही नहीं है, इधर पाए जा सकते हैं। तो समझ लो ये लोअर लेवल हो गया या अपर लेवल हो गया, और ये वो गैप है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर ही नहीं सकता। अब आप सुनिए, इसे कहते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब मौजूद होता है
तो बॉन्डिंग वगैरह में हिस्सा ले सकता है, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड होता है, बट कंडक्शन में पार्ट नहीं ले सकता। कंडक्शन का मतलब जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो तारों में या मटेरियल में फ्लो नहीं कर सकता, वहीं का वहीं रहता है। और ये जो ऊपर वाला बैंड है इसका नाम होता है कंडक्शन बैंड, क्योंकि वहां पर जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पार्ट ले सकता है। ठीक है, आप ज़रा प्रॉपर डेफिनेशन हर एक की समझोगे तो इंशाल्लाह और बेहतर समझ में आ जाएगा। वैलेंस बैंड उन रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स को कहते हैं। देखो बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं जो चौड़े होने के बाद बैंड बन गए हैं। ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं दैट आर बाउंड टू एटम्स, ये एटम्स के साथ बाउंड होते हैं एंड पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, और ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। सही है, न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है, केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेते हैं। और इनका जो हाईएस्ट एनर्जी बैंड होता है ये वो एनर्जी बैंड है, हाईएस्ट एनर्जी बैंड, जो कि कंटेन करता है इलेक्ट्रॉन को अंडर नॉर्मल कंडीशंस, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये वो हाईएस्ट एनर्जी बैंड है। अब देखो बहुत सारे शेल होते हैं ना, के शेल होता है, एल शेल होता है, एम शेल होता है, तो जो हाईएस्ट शेल होता है ना जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसे दरअसल कहेंगे वैलेंस बैंड। अब उसको ऑर्बिट तो नहीं बोलने वाले, अब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। मिसाल के तौर पे एक एटम के अंदर जो हाईएस्ट है वो एल है, तो जो एल वाला जो ऑर्बिट था वो चौड़ा होने के बाद बना बैंड, तो वो कहलाएगा वैलेंस बैंड। एक एटम के अंदर एम शेल है जो कि आखिरी शेल था, अब वो चौड़ा हो गया, चौड़ा होने के बाद क्योंकि वो आखिरी ऑर्बिट था, अब उसको हम बोलेंगे कि ये चौड़ा होने के बाद वैलेंस बैंड बन गया है। ठीक है, अच्छा फॉरबिडन गैप तो मैंने आपको बताया, ये एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप है, ये वो रेंज है एनर्जी लेवल्स का, यानी कि वो फासला है किसी भी न्यूक्लियस से जो कि वैलेंस और कंडक्शन के दरमियान में पाया जाता है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद रह ही नहीं सकता। ये गैप असल में इन्फ्लुएंस करता है मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, कि भाई जितना ये गैप लार्ज होगा इसका मतलब यह है कि जो मटेरियल है वो लेस कंडक्टिव हो जाएगा। सो वुड क्यों नहीं करंट को पास करवाता, क्योंकि उसमें ये जो फॉरबिडन बैंड है ये बहुत लार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को रोकेगा, और जहाँ ये कम होगा जाहिर सी बात है वो ज़्यादा कंडक्टिव हो जाएंगे। समझ में आ गई बात, वैलेंस में मौजूद है तो कंडक्शन में पार्ट नहीं ले सकता, बैंड बॉन्ड वॉन्ड बना रहा है, बस बात खत्म हो गई। फॉरबिडन बैंड, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जा सकता, ये वो फासला है न्यूक्लियस से, या ये वो एनर्जी लेवल्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिजाइड नहीं कर सकता। और इन दी एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्शन बैंड में, तो ये वो रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स हैं जो कि एक्चुअली न्यूक्लियस से दूर हो जाते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद इलेक्ट्रॉन फ्री होता है टू मूव थ्रू आउट द मटेरियल, वो जो खाली जगह है उनको ऑक्यूपाई करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। इस वजह से जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आता है तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में पार्ट लेता है। सही है, इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड आर नॉट बाउंड टू एनी पर्टिकुलर एटम, वो किसी एक पर्टिकुलर एटम के नहीं रहते, बल्कि वो एक एटम से दूसरे एटम की तरफ मूव करते रहते हैं जहाँ उन्हें खाली जगह मिलती है, और फिर जब वो एक एटम से दूसरे एटम में मूव करते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जो कि पास होता है किसी सॉलिड से। सही है भाई, तो ये हो गया हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड। वैलेंस बैंड में है तो कंडक्शन में पार्ट नहीं लेगा, फॉरबिडन गैप में तो हो ही नहीं सकता, और जैसे ही कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड नहीं रहेगा, तो वो मूव कर सकता है थ्रू आउट द सब्सटेंस। ठीक है, अब एनर्जी बैंड्स ही असल में क्लासिफाई करते हैं कि सॉलिड्स कितनी किस्म के होते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, या आप कह लो अकॉर्डिंग टू कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है सॉलिड्स की उसके मुताबिक तीन कैटेगरीज बनती हैं। कंडक्टर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को गुजार देते हैं, सेमीकंडक्टर्स जो कि इंटरमीडिएट हैं समझ लो कंडक्टर्स के, और इंसुलेटर्स के। इंसुलेटर जो कि इलेक्ट्रिसिटी को गुजारते ही नहीं है, कंडक्टर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं, और सेमीकंडक्टर्स जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स में कोई गैप नहीं होता कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में। दिस इज इंपॉर्टेंट कि जब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के अंदर कोई गैप नहीं पाया जाता, नो गैप। जो मैं कह रहा था ना फॉरबिडन गैप, वो नहीं होता इसमें। तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होते हैं बड़ी आसानी के साथ मूव कर सकते हैं कंडक्शन बैंड में। सिर्फ क्या चाहिए, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हल्की सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो कि मौजूद थे वैलेंस बैंड में
वो इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और इसी वजह से ऐसे मटेरियल जिनमें कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता, वो होते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें इस किस्म का मामला होगा कि आप देखेंगे, ये आ गया मिसाल के तौर पे, दोनों जो बैंड है ना वो एक दूसरे को ऑलमोस्ट ओवरलैप करके रखते हैं, दोनों ऑलमोस्ट ओवरलैप हुए हुए, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा किसी एक के अंदर, वो बिना किसी एनर्जी के, जैसे ही मैं यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूँगा, तो आप देखेंगे फ़ौरन इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ मूव करते 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 इस तरफ मूव कर जाएगा। सो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कोई गैप ना होना असल में मटेरियल्स को बहुत अच्छा कंडक्टर बनाता है। और कंडक्टर्स के अंदर पता है कैसे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन? इसके लिए आप एक मिसाल याद रखो, हाईवे पे जो ट्रैफिक गुजरता है ना, हाईवे पे गाड़ियाँ चलती हैं इंतहाई तेज़ी के साथ और बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर गुजर सकती हैं। सो कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसी तरीके से मूव करते हैं कि जैसे एक फ्रीवे है जहाँ पर जो है बड़ी आसानी के साथ गाड़ियाँ जो है ट्रैवल कर सकती हैं। ये मैं आपको मिसाल दूंगा ट्रैफिक की ना, तो कंडक्टर समझ लो, कंडक्टर्स जो है वो हाईवेज़ हैं, फ्रीवेज़ हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ बिना किसी रुकावट के इंतहाई तेज़ी के साथ सफ़र कर सकती हैं। ठीक है, तो फॉरबिडन गैप इसमें नहीं होता, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद बारी आती है इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स हैं, नाम से जाहिर है, जो इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। और क्यों नहीं करते? क्योंकि जो इनमें बैंड गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वेरी लार्ज होता है। कंडक्टर्स में तो ये गैप था ही नहीं, और यहाँ पर ये गैप काफ़ी लार्ज होता है। तो अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी दे दें तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ही मूव कर पाएंगे, जंप कर पाएंगे एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ, एक बैंड से दूसरे बैंड की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पे वुड, प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर की मिसालें हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे ये दोनों एनर्जी बैंड है, नीचे वाला वैलेंस बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है। इनमें जो गैप होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, अच्छे खासे फासले पर होते हैं, तो दरमियान में एक लार्ज फॉरबिडन गैप पाया जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड में है उनका कंडक्शन बैंड में जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कुछ एक दो जा सकते हैं। स्टेडियम की मिसाल ऐसे समझो, ये वो सीटिंग एरिया है जिसका टिकट 50 रुपये है, और ये वो सीटिंग एरिया है जिसका क्या समझ लो, जिसका जो है वो है 1000 रुपये, नहीं 1000 तो नहीं चला जाएगा, 50 वाला 1000 में समझ लो कि ये 10,000 वाली सीट्स हैं स्टेडियम में। यहाँ के जो फ़ीस थी वो एक्चुअली 50 रुपये थी, और ऊपर वाली फ़ीस जो है वो 10,000 रुपये। तो आप देख लें कि 50 रुपये में और 10,000 रुपये में एक लार्ज गैप है। तो वो लोग जो ऐसी जगह मौजूद होंगे ना 50 रुपये वाली सीटिंग एरिया में, वो नहीं जा सकते 10,000 वाले के अंदर, क्योंकि वहाँ पर एक गैप होता है, एक लार्ज रोकने वाले दरवाजे लगे होते हैं, एक फॉरबिडन गैप होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं है कि वो यहाँ जम कर जाए। हाँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई 50 रुपये का टिकट अगर खरीदता है तो 10,000 का नहीं खरीद सकता, मे बी भाई कोई एक आध खरीद लेगा, लेकिन वो एक आध कंडक्शन बैंड में जाकर, मतलब जो कंडक्शन करेगा वो ना होने के बराबर का करंट होगा। इस वजह से हम ये कहते हैं कि इंसुलेटर्स में बिकॉज देर इज़ अ लार्ज फॉरबिडन गैप, देयरफॉर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, अब आइए सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताते हैं। यहाँ पर जो गैप होता है कंडक्शन और वैलेंस बैंड में, वो बहुत ही छोटा होता है, वेरी लेस होता है। देयरफॉर जब भी सफिशेंट एनर्जी उनको मिलती है ना, थोड़ी बहुत एनर्जी अगर उनको मिलती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ। भाई उसमें कंडक्टर में तो गैप था ही नहीं ना, जो थे वैलेंस बैंड में वो ऑटोमेटिकली कंडक्शन में चले जाते थे। अच्छा, इंसुलेटर में लार्ज फॉरबिडन गैप था, जाना नामुमकिन था। यहाँ पर एनर्जी मिलने पर वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के लिहाज से बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी मिल जाएगी, जाहिर सी बात है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करेंगे। तो यहाँ पर मिसाल तौर पे दो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, तो इनमें एक छोटा सा गैप आपको नज़र आएगा। ठीक है, एक नैरो फॉरबिडन गैप है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के असर की वजह से, लेट से ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन में पार्ट लेना शुरू हो जाएगा। स्टेडियम वाली मिसाल ऐसे समझो, ये 50 रुपये का टिकट है और ये 100 रुपये का टिकट है। तो थोड़ी बहुत एनर्जी, अगर थोड़ा बहुत पैसा किसी के पास एक्स्ट्रा होगा तो वो यहाँ का टिकट करके थोड़ा सा ऊपर जाके मैच देख सकता है। समझे बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो गैप है दोनों की एनर्जीज़ के दरमियान का, वो अच्छा खासा नहीं है। तो थोड़ी एनर्जी मिलने पर मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन हाँ जाहिर सी बात है
यहाँ पर उतना फ्रीली कंडक्शन नहीं होती सेमीकंडक्टर्स में। अब मैंने आपको क्या मिसाल दी थी, हाईवे और फ्रीवे समझ लो कंडक्टर्स है जहाँ पे मतलब पूरा का पूरा ट्रैफिक जो है वो तेज़ी के साथ ट्रैवल कर रहा है। इंसुलेटर समझो कि डेड एंड है, इंसुलेटर ऐसे है कि रास्ता बंद है, या समझ लो पाकिस्तान से बाहर ट्रैफिक सिग्नल रेड हो गया, सही है, जब पाकिस्तान से बाहर मिसाल तौर पर ट्रैफिक सिग्नल रेड हो गया तो उसका मतलब ट्रैफिक आगे बढ़ ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए, सही, सब रुके रहेंगे। तो समझ लो कि पाकिस्तान से बाहर जो रेड लाइट है वो मिसाल है इंसुलेटर की, यानी कोई कंडक्शन नहीं होगी, कोई ट्रैफिक मूव नहीं करेगा। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स को समझना है तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ट्रैफिक जैम को समझने की। क्या ट्रैफिक जैम के अंदर गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ती, गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं, लेकिन क्या होता है, एक गाड़ी आगे बढ़ती है, खाली जगह बनती है, फिर दूसरी गाड़ी आगे बढ़ती है, इस तरीके से एक एक करके गाड़ियाँ आगे बढ़ती हैं। तो सेमीकंडक्टर्स कंडक्ट तो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, बट लिमिटेड अमाउंट पर, ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा और बात करनी है कि सेमीकंडक्टर जो है वो दो टाइप के होते हैं। वैसे इसको हमने जो है वो अगले चैप्टर में डीपली डिस्कस करना है, आप सर्च कर सकते हो चैनल पे जाके, आपको लेक्चर मिल जाएगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की क्या मेन डिफरेंस है। यहाँ पर बस हम एक हवाला देंगे क्योंकि यहाँ पर मेन मकसद सेमीकंडक्टर्स को समझाना नहीं था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम, सही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को लीव करते हैं तो खाली जगह बच जाती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल्स खाली जगह अपोजिट जगहों में मूव करते हैं और कंडक्टिविटी हो जाती है। और ये जितने भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं असल में इनका ताल्लुक होता है ग्रुप 4 के एलिमेंट से। बात क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जैसे मैंने ट्रैफिक जैम की एग्जांपल दी थी ना, ये मिसाल के तौर पे एक रोड है, ठीक है। अब यहाँ पर एक गाड़ी मौजूद है, यहाँ पर एक गाड़ी मौजूद है, यहाँ पर एक गाड़ी मौजूद है, यहाँ पर एक गाड़ी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल ये गाड़ी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक खाली जगह आएगी, उस खाली जगह को ये ट्रैवल करेगा तो खाली जगह कहाँ आ जाएगी, खाली जगह इधर आ जाएगी। फिर ये वाली गाड़ी आगे जाएगी, खाली जगह इधर आ जाएगी। फिर ये गाड़ी इधर जाएगी, खाली जगह इधर आ जाएगी। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्चुअली तो कार ही मूव कर रही है, लेकिन देखा जाए तो जो पोजीशन ऑफ एम्प्टी स्पेस थी वो भी तो इस तरफ मूव करेगी ना। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ते हैं और जो जगह छोड़ते हैं वहाँ पे खाली जगह बनती है जिसे हम होल कहते हैं। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करते हैं और जो उनकी खाली जगह है वो दूसरी तरफ मूव करती है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और ऐसा होता है ग्रुप 4 के एलिमेंट्स में, जैसे कि सिलिकॉन के अंदर होता है, खाली जगह को होल कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बट अगर हम चाहें तो हम इनकी जो है वो कंडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम की बड़ी लो कंडक्टिविटी होती है, तो हम अगर उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्रुप 3 या ग्रुप 5 का कोई एलिमेंट शामिल कर देते हैं, इस प्रोसेस को तो डोपिंग कहते हैं, लेकिन डोपिंग के बाद जो चीज़ बनती है उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और नाम से भी याद रख सकते हो ना, इंट्रिंसिक का मतलब होता है खालिस और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है गैर खालिस। तो हमने इम्प्योरिटी ऐड करी है ना एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो ये डोपिंग का बहरहाल एक अलग से लेक्चर मौजूद है, आप सर्च करके उसको देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही याद रखना है। तो होता ये है कि जब भी हम ग्रुप 3 का या ग्रुप 5 का एलिमेंट शामिल करते हैं तो जो गैप होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना एक एक्स्ट्रा लेवल आ जाता है किसी डोनर की वजह से या एक्सेप्टर की वजह से। यानी कि ग्रुप 5 का एलिमेंट होगा तो कोई डोनर आ जाता है, और अगर ग्रुप 3 का कोई एलिमेंट होगा तो वहाँ पर एक एक्सेप्टर लेवल आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन थोड़ी सी आसान हो जाती है। ठीक है जी, तो बस यही था आज का हमारा लेक्चर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपने करना ही है कि इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। एनर्जी बैंड, सारे एनर्जी बैंड्स जितने भी टाइप्स के थे, तीनों टाइप के, उनको याद करना है, और फिर आपने डिफरेंस समझना है जैसा मैंने लिखवाया कंडक्टर्स का, इंसुलेटर्स का और सेमीकंडक्टर का। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।